नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं निकुंज की नज़र, एक खास शो जहां पर हर हफ्ते एक मुद्दा लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि आने वाले वक्त में बाजार की चाल किस तरह से हो सकती है और आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में उसी के मुताबिक बदलाव कर सकते हैं और तमाम बारीकियां समझ सकते हैं। हमेशा की तरह मेरे साथ हैं हमारे प्रबंध संपादक निकुंज टालमिया। निकुंज, स्वागत है आपका। और आज का मुद्दा है कल, आज और कल। फिल्म का नाम नहीं है, हालांकि एक फिल्म भी है, लेकिन हम बाजार की चाल का मुआयना करेंगे और अलग अलग तरह की जो एसेट क्लासेस हैं उन्होंने कैसे बिहेव किया, अभी कैसे बिहेव कर रहे हैं, आने वाले वक्त में कैसे बिहेव करेंगे, उस पर हम इस मुद्दे को रखेंगे। तो बताएं, जनवरी 2020 क्या कुछ बदला, कैसे बदला, बाजार किस तरह से बदले? कविता, हम जनवरी 2020 की बात क्यों कर रहे हैं? जनवरी 2020 अगर आप देखें तो वर्ल्ड एक नॉर्मल थी। कोविड का इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स में नहीं था, मगर उसके बाद अगर आप देखें तो दुनिया एक प्रकार से बदल सी गई है। तो जनवरी 2020 को अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट रखें, हम अज्यूम करते हैं आज दुनिया नॉर्मल है, उस समय में दुनिया नॉर्मल थी, मगर एक प्रकार का चक्र, जो समय का चक्र है, जो कोविड का चक्र है, उसने फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला दिया था और उससे काफ़ी डायनामिज्म चेंज करे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी 2020 से, और अगर आज की हम बात करें अप्रैल 2023, मार्केट में क्या रिटर्न रहा है। मार्केट में हालांकि हम इतनी बड़ी तेज़ी की बात करते हैं जो कि कोविड लो से आई थी, मार्केट के अंदर जो रिटर्न रहा है वो इन लाइन विद हिस्टोरिकल एवरेजेस है। कोविड आया, कोविड गया, मार्केट पे इंटरेस्ट रेट गिरी, इन्फ्लेशन नीचे गई, इन्फ्लेशन ऊपर आई, मगर मार्केट के अंदर जो रिटर्न रहा है वो हिस्टोरिकल एवरेजेस के आसपास रहा है। मार्केट में हिस्टोरिकल एवरेज, इंडियन मार्केट में हिस्टोरिकल रिटर्न जो रहा है वह हमेशा 12 से 14% के बीच में रहा है, डिपेंडिंग ऑन द ईयर यू वांट टू ट्रैक। तो ये जो रिटर्न अभी हमने जनवरी 2020 से देखा है हिस्टोरिकल एवरेजेस के आसपास है। तो आने वाले समय में क्या हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न क्या होता है फिर, अगर हम समझना चाहें तो? देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न ये होता है जैसे आपने देखा 2021 में आया, जहां मार्केट ने आपको 50% से ज़्यादा, वो भी इस तरह के माहौल में, जो इस तरह का माहौल जो था, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न होता है। हर 10 साल के चक्र के अंदर 1 या 2 साल ऐसे आते हैं जिसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न मिलता है, 1 या 2 साल ऐसे आते हैं जिसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिक्लाइन मिलता है। अच्छा, तो वह जो हिस्टोरिकल एवरेजेस है उनको हमेशा इवन आउट कर देता है। ओके। तो अगर आप कोविड लो से देखेंगे तो रिटर्न बहुत अच्छा लगेगा, मगर आप जनवरी 2020 से देखेंगे तो कोविड का लो, कोविड का हाई दोनों आ चुका है, तो रिटर्न नॉर्मलाइज हो चुका है। तो अगर आपका रिटर्न हिस्टोरिकल एवरेजेस के मुकाबले में रहा है तो आने वाले समय में अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट 1 अप्रैल 2023 रखते हैं तो आने वाले समय में आपको क्या उम्मीद रखनी चाहिए? मुझे लगता है कि मार्केट में आने वाले समय में हिस्टोरिकल रिटर्न्स आपको दोबारा मिलेंगे। अच्छा, क्योंकि आपकी जो वैल्यूएशंस हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हम हमेशा मार्केट के अंदर वैल्यूएशंस को बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपकी 1 अप्रैल 2023 है तो आपको इसलिए हिस्टोरिकल रिटर्न्स मिलेंगे बिकॉज जो आपका मार्केट का वैल्यूएशन है वो हिस्टोरिकल एवरेजेस के आसपास आ चुका है। तो सेंसेक्स का जो हिस्टोरिकल एवरेज है जिसे हम कहते हैं, वो जो पी मल्टीपल, वह हमेशा 15 से 17 के बीच में रहता है। एक बैंड चलता है, कभी 15 हो जाता है, कभी 16-17 हो जाता है, हिस्टोरिकल नंबर वही रहता है। तो हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास मार्केट आ चुका है। जब हिस्टोरिकल एवरेज में आप निवेश करते हैं तो आपको फ्यूचर रिटर्न, आने वाला कल जो है उसके अंदर हिस्टोरिकल रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। आपने कोविड लो में जो इतना बड़ा रिटर्न लिया वो आपको इतना बेनिफिट मिला बिकॉज कोविड लो में मार्केट का पी मल्टीपल हिस्टोरिकल लो से बहुत नीचे आ चुका था। अच्छा, जनवरी 2023 में 3 महीने पहले मार्केट का जो हिस्टोरिकल मल्टीपल था, वो मार्केट का जो मूल्यांकन था पी मल्टीपल निफ्टी का, वो हिस्टोरिकल एवरेजेस से बहुत ज़्यादा ऊपर था। तो 6 महीने से मार्केट कहीं नहीं गया है, 1.5 साल से करेक्शन आ चुका है और अर्निंग्स आ चुकी हैं, तो मार्केट जो है वो हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास आ चुका है। तो इस समय मार्केट में मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जनवरी में हम कह रहे थे कि मार्केट में इतनी तेज़ी नहीं लगती है, मगर अब आपको लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अब आपको फ़ायदा इसका तब होगा अगर आप अच्छे खासे समय तक बाजार में निवेशित रहे होंगे, तभी के तभी अगर आपने निवेश किया तो आप इतना मुनाफा तो नहीं कमा पाएंगे। देखिए, मार्केट में जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल ऑफ आते हैं, हर 10 साल में जैसा मैंने आपको बताया 2-3 बड़े सेल ऑफ आते हैं। इस दशक में अभी तक कोविड आया, मैं ये प्रार्थना करूंगा कि और कुछ ऐसी बड़ी समस्या नहीं आए। पिछले दशक में अगर आप देखें तो आपको हमने देखा था कि 2008 के आसपास बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 9/11 करके एक बड़ा समय आया था जिसके अंदर मार्केट में काफ़ी गिरावट भी थी। तो एक ऐसी होनी अनहोनी होती है जो मार्केट एंटिसिपेट नहीं करता है, और आप उसका एंटिसिपेट नहीं करते हैं तो मार्केट में अचानक एडजस्टमेंट होता है, और क्योंकि एडजस्टमेंट होता है तो प्राइस या तो ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है।
जब कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट्स इतनी नीचे गई तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जीरो है। सोचिए अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो आपको ब्याज नहीं देना है। इंटरेस्ट कंपोनेंट जो बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, आपने होम लोन लिया, आपको ब्याज ही नहीं देना है। उसके ऊपर जब सरकार ने यूएस में लोगों को स्कीम्स के थ्रू और पैसा रीइंबर्स करा, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट रेट्स एंड अ लॉट ऑफ मनी कॉज्ड अ लॉट ऑफ सर्ज इन एसेट इन्फ्लेशन। भले ही वो रियल एस्टेट हो, भले ही वो बिटकॉइन हो, भले ही वो इक्विटी हो, भले ही वो कमोडिटी प्राइसेस हो, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स होते हैं। मुझे लगता है इस समय एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स नहीं आएगा। ओके ओके अभी तक हमने इक्विटी की बात की है, थोड़ा सा एसेट क्लासेस की ओर भी इस चर्चा को हम फैलाते हैं, जहाँ पर हम सोने और डेट पर भी बात करते हैं। सोने की मैं बात करती हूँ क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ समय तक, क्योंकि हम इसको हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहते हैं, सेफ हैवन कहते हैं, तो उतनी चाल में दमखम नहीं थी जितनी अब हाल ही में आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत उम्मीदें थी कि ये आउट परफॉर्म करेगा इक्विटी को भी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बहुत धीमी थी चाल। लेकिन अब अचानक हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई पर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे एक सेफ हैवन अपील थोड़ी सी कम हुई, फिर वापस से जगी, और आने वाले वक्त में अब इसकी किस तरह से आपको दशा और दिशा दिखाई दे रही है? कहता है आप सोने में निवेश क्यों करते हैं? आप सोने में इसलिए निवेश रखते हैं बिकॉज आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, सोने का जो मूल्य होता है वह हर देश में एक समान होता है। जब क्राइसिस आता है तो इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। जब करेंसी क्राइसिस आता है तो करेंसी में हम देखते हैं कि जो मूल्यांकन है करेंसी का वह ऊपर नीचे हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द करेंसी विच यू आर डीलिंग इन। मगर सोने की जो कीमत है वो इंटरनेशनल होती है। सोने की जो कीमत हिंदुस्तान में जो कीमत है इंटरनेशनल, अगर हम बात करें लोकल करेंसी में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो हमेशा वो सेम होती है। तब सोने में जब निवेश करते हैं जब आपको डर लगता है, आप सोने में जब निवेश करते हैं जब आप बोलते हैं जी मैं डाउनसाइड कम चाहता हूँ मगर मैं लिक्विडिटी ज़्यादा चाहता हूँ, उसी प्रकार सोना हमेशा आउट परफॉर्म करता है जब इन्फ्लेशन आती है। हालांकि आप सही बोल रहे हैं कि इस समय इन्फ्लेशन ऊपर है, सोने के अंदर हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है। मगर सोने की जो परख और जो चमक है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी गेन कभी नहीं होता है। आपने सोने में निवेश करा, सोने के अंदर एक प्रकार का हेज है या फिर एक प्रकार का सेफ्टी नेट आपको मिलता है, मगर सोने के अंदर एज पर आपको कोई प्रोडक्टिविटी गेन कभी नहीं मिलता है। अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि फ्यूचर की दे विल मेक मोर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। तो आप प्रोडक्टिविटी गेन में निवेश कर रहे हैं, फ्यूचर का प्राइसिंग पावर में निवेश कर रहे हैं। सोने के अंदर वो नहीं होता है। मगर क्योंकि इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होते हैं और अगर जब गिरावट आती है, भले कोविड की गिरावट हो या 1.5 साल से जो गिरावट आई है, अभी हमने देखा पिछले 3 महीनों में आईटी में गिरावट आई थी, 3 साल पहले बैंक्स में गिरावट आई थी, तो वॉलेटाइल होते हैं। तो कहते हैं ना, यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो सोना शुड बी पार्ट ऑफ एवरी इंडियंस पोर्टफोलियो एज एन एसेट डाइवर्सिफिकेशन। मगर आप सोने में निवेश कर रहे हैं तो आपको हाई इक्विटी, लॉन्ग टर्म में इक्विटी जितने रिटर्न नहीं मिलेंगे, मगर आपको लिक्विडिटी का आराम रहेगा और आपको एक प्रकार का सेफ्टी नेट जरूर मिलेगा। देखिए, अगर कोई मुझे बोले कि क्या इज इट अ गुड टाइम टू सेल इक्विटीज राइट नाउ, नो, बिकॉज मार्केट्स इस समय सस्ते हो चुके हैं। मगर आपको उस समय पैसे की अगर जरूरत है तो आप कंपल्सरी बेचेंगे, आप हो सकता है लॉस में बेच दें। तो सोने के अंदर वो नहीं है, यू कैन सेल, यू कैन गेट लिक्विडिटी, एंड इक्विटी मार्केट के जो वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव होता है सोने में नहीं मिलता है। बिल्कुल, और इसीलिए कहा भी जाता है कि अपने पोर्टफोलियो में आपको कम से कम 5 से 10% तो रखना ही चाहिए। और फिलहाल जो सबसे बेहतरीन निवेश का विकल्प है जो सब पसंद कर रहे हैं वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। लेकिन बहरहाल चर्चा को आगे ले जाती हूँ, करेंसी का आपने जिक्र किया, तो करेंसी प्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ दिनों में बहुत रिपोर्ट्स ऐसी आई जहाँ पर डॉलर एक नया सेफ हेवन के तौर पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी करेंसी भी काफ़ी डेप्रिशिएट हुई है। लेकिन अब आने वाले तिमाहियों में या अगर हमें अगले एफआई की बात करें तो सिचुएशन करेंसी को लेकर जो करेंसी प्ले है वो कितना बदल सकता है आपके मुताबिक? देखिए, अक्सर हमने देखा है कि जब भी दुनिया में कोई समस्या होती है तो डॉलर की तरफ हमेशा पैसा जाता है। बिल्कुल। एक सेफ हेवन माना जाता है बिकॉज यूएस गवर्नमेंट आल्सो हैज द पावर टू प्रिंट मोर मनी। मगर मुझे लगता है कि ये 1 साल में नहीं होगा, 5 साल में नहीं होगा, मगर जो इस दशक का जो सबसे बड़ा ट्रेंड रहेगा वो ये रहेगा डॉलर डोमिनेशन का डिक्लाइन। अच्छा, मुद्दे पर मैं एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, जैसे इंडिया और रशिया अब जो भी ट्रेड कर रही हैं उनके अंदर डॉलर यूज़ नहीं हो रहा है। मैं और कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था दैट हाउ रशियन एंड ब्राज़ीलियन कंट्रीज आर आल्सो अडॉप्टिंग डिफरेंट वेज इन विच दे आर नॉट ट्रेडिंग इन डॉलर। हम देख रहे हैं कि हमने भी हमारे नेबर से कुछ करेंसी ट्रेडिंग चालू करी है जिसके अंदर हम इंडियन रुपी को यूज़ कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि नॉन डॉलर ट्रेड जो आज बहुत ही छोटा हिस्सा है, 10% हिस्सा भी नॉन डॉलर नहीं है दुनिया के अंदर, वह बढ़ने लगेगा। सो आई थिंक डॉलर की जो इम्पोर्टेंस है वह रेलेवेंस मेरे को लगता है धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा है वो कम होने लगेगी, ऑल्टरनेट्स आने लग जाएंगे। बिटकॉइन एक अटेम्प्ट था कि डॉलर को लेकर के एक ऑल्टरनेट करेंसी बनानी चाहिए।
अटेम्प्ट वही था। हाँ। हम बिटकॉइन की बात और कभी करेंगे, मगर दैट वाज एन अटेम्प्ट। तीसरा, अगर यूएस फिस्कल डेफिसिट आप देखें तो जो डॉलर इस समय हम जानते हैं कि यूएस फिस्कल बैलेंस शीट्स के अंदर फर्स्ट प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड किस प्रकार का इंटरेस्ट रेट और किस प्रकार का वहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, तो जाहिर है जो करेंसी है वह एक ऐसी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही है जहाँ पर इस समय फिस्कल डेफिसिट और अदर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तीसरा, अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स इस समय 115 से 102 103 में आ चुका है। हाँ। तो डॉलर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वीकनेस देखने को मिल रही है। राइट। चौथा, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के अंदर रुपये में इस समय स्ट्रेंथ आ रही है, गिरावट रुक चुकी है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ठीक हो रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में आ रहा है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट द आउट परफॉर्मेंस इन डॉलर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम कुड एक्चुअली गेट कर्टेल्ड। तो एक डायरेक्शनली अगर मुझे लगता है 10-15 साल की हम बात करें तो डिक्लाइन इन डॉलर दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ एन इम्पोर्टेंस एंड ए रिजर्व करेंसी। उसकी इम्पोर्टेंस कम होने लग जाएगी। सेकंड, नियर टर्म में मुझे लगता है डॉलर इस समय पीक हो चुका है, बिकॉज इन्फ्लेशन और जो कई फैक्टर्स थे वो हमारे फेवर में आ रहे हैं। पांचवा, मुझे ये भी लग रहा है कि जब भी डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आती है तो हमेशा हम देखते हैं इमर्जिंग मार्केट करेंसीज एंड कमोडिटीज ऊपर जाती हैं। डॉलर इंडेक्स सितंबर अक्टूबर में 115 था, अभी 102 103 है। तो वहाँ भी आपको एक प्रकार का दिखने को मिल रहा है रुक के डॉलर इंडेक्स कहाँ जा रहा है। इमर्जिंग मार्केट का आपने जिक्र किया, तो ऐसे में इमर्जिंग मार्केट्स की कहानी में भारत आपको कितनी अग्रसर पोजीशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है? चाइना भले ही खुल रहा है लेकिन फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे काफ़ी धीमी चल रही हैं। अब इस पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अगर हम अगले साल की बात करें तो काफ़ी अहम रहने वाला है। चुनाव होगा, हमारे यहाँ माहौल काफ़ी गरमाया हुआ होगा। क्या सिनेरियोज आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आप एक दशा और दिशा भाप पा रहे हैं तो? देखिए, हमने पिछले 15 साल में देखा है कि इलेक्शन के पहला वाला जो साल होता है हाँ। उसके अंदर ग्रेट रिटर्न्स नहीं आते। फॉर एग्जांपल 2018 2019 में इलेक्शन थे। हाँ। मोदी सरकार दोबारा आई थी। 2018 के अंदर बड़े गेन्स नहीं देखने को मिले थे। 2014 में मोदी सरकार पहली बार आई थी। 2013 जो साल था वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा साल नहीं था, इसीलिए मोदी जी का उस समय नारा था पहली बार जब आया था अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मार्केट के अंदर हमने हिस्टोरिकली हमेशा देखा है कि इलेक्शन के पहले का जो साल होता है उसके अंदर मार्केट में नर्वसनेस आती है। उसके अंदर मार्केट के अंदर एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध सा देखने को मिलता है। मगर इस साल भी मुझे लगता है जो हिस्टोरिकल पैटर्न्स रिपीट हुए हैं वो रिपीट होंगे। अच्छा। ये साल खराब रहेगा और सेकेंड हाफ तक आते आते मुझे लगता है मार्केट के अंदर एक अपट्रिक आने लगेगा। कई फैक्टर्स हैं जिसकी हम बात कर चुके हैं, हिस्टोरिकल एवरेजेस, अर्निंग्स, ग्लोबली क्या हो रहा है, समस्या यूएस बैंक्स में इंडियन बैंक्स में नहीं है, इन्फ्लेशन ठीक हो रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। तो उन सब फैक्टर्स को मिलाकर के आएंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे लगता है कविता जी। इंटरेस्ट रेट ऊपर होने के क्या फैक्टर्स होते हैं? हाई इन्फ्लेशन के क्या फैक्टर होते हैं? कमोडिटी प्राइसेस एंड डॉलर। तो दोनों फैक्टर्स आपके कंट्रोल में आ रहे हैं। जो जोकर इन द पैक है वह है कि इस साल क्या मानसून खराब होगा, बिल्कुल वो हमें नहीं पता। देखिए, सबने फरवरी में बोला था कि बहुत ही ज़्यादा मार्च में गर्मी आने वाली है, मगर ऐसी गर्मी मुझे तो मार्च में इस बार कम लगी। दिल्ली में तो बारिश हो रही थी। तो जो प्रिडिक्टिंग वेदर इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। मगर अगर इस साल लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास अगर बारिश होती है, बहुत बड़ा फूड इन्फ्लेशन का रिस्क अगर नहीं आता है, लैंड अंडर इरिगेशन ऑफ द ईयर्स हैज इंक्रीज, तो इन्फ्लेशन नहीं आएगी। मगर अगर कुछ और जो अनुमान करके बैठे चेंज हो जाता है तो इन्फ्लेशन वापस आ जाएगी। देखिए, आरबीआई ने जो अपनी कैलकुलेशन करी है उसमें क्रूड $90 के ऊपर है। क्रूड का जो एवरेज आएगा इस समय $80 के नीचे आएगा, $85 के नीचे आएगा। उन्होंने रुपये की जो अजम्पशंस करी हैं वो भी काफ़ी ऊपर है। तो कुल मिलाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस समय काफ़ी बफर मिल रहा है। अच्छा। तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, डिमांड थोड़ी रिवाइव करती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग आ जाएगी इलेक्शन से पहले, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो इन चीज़ों को लेकर के जो स्ट्रेस है इकोनॉमी में, जहाँ भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन आ रहा है, वो ठीक हो सकता है। तो मार्केट इस समय हिस्टोरिकल एवरेजेस के आसपास है, अपसाइड सरप्राइज हो सकती है। डॉलर नीचे आ चुका है, वैल्यूएशन इतनी महंगी नहीं है, इलेक्शन एंड स्पेंडिंग ठीक ठाक हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर के जो एक माहौल बन रहा है, जो इस समय जो फैक्टर्स एट प्ले हैं, यह आपको बता रहे हैं कि 18 से 20 महीने के अंडर परफॉर्मेंस के बाद निफ्टी कुड गिव यू अ स्ट्रॉन्ग रैली और स्टॉक मूव इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। अच्छा, और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में एक चीज़ होगी, ब्याज दर एक इस तरह बढ़ना घटाया जा रहा है या एक पॉज बटन हिट किया जा रहा है? कुछ ही दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी भी है आरबीआई की। क्या लग रहा है आपको कि 25 बिप्स बढ़ेगा या पॉज बटन हिट हो जाएगा? देखिए, गवर्नर साहब ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा दैट पीक ऑफ इन्फ्लेशन इज बिहाइंड अस। अच्छा, अगर पीक ऑफ इन्फ्लेशन इज बिहाइंड अस, टू मेक अ केस फॉर अ ग्रेट राइज लुक्स वेरी डिफिकल्ट।
जैसा मैंने बताया आरबीआई के जो अजम्पशंस हैं वह भी हम जानते हैं। मार्केट में लिक्विडिटी की भी मुझे नहीं लगता है कि इस समय कोई समस्या है। तो कुल मिलाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुझे नहीं लगता है कि इस समय बहुत ज़्यादा हॉकिश रहेगा, बहुत ज़्यादा वह रेट बढ़ाना चाहेगा। बिकॉज देखिए आप हिंदुस्तान में अगर आप देखिए तो आपको होम लोन 6.5% था, अब वो 9% हो चुका है, 9.25% हो चुका है। तो ये 3% इजाफा नहीं है, ये 50% इजाफा है। और इसका सीधा प्रभाव इंडिया में आता ही है। देखिए इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो इंटरेस्ट रेट्स है वो वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स, दैट्स द नेचर ऑफ द इकोनॉमी। तो उसको आप ज़्यादा बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं बढ़ा सकते हैं, बिकॉज सीधा इम्पैक्ट बोरोइंग, लेंडिंग और मार्जिन्स पे पड़ता है। और इंडिया में जो इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी रही है वो डिफरेंट रही है। दूसरा हिस्टोरिकली देखिए इंडिया में इन्फ्लेशन का इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज इंडिया में 4 से 6% इन्फ्लेशन हमेशा रही है। नीचे में 4 होती है, ऊपर में 6, 6.5 होती है। एब्रेशन आता है जब 7, 7.5 होते नीचे आ जाती है। तो इंडियन इकोनॉमी कैन डाइजेस्ट 4 to 6% इन्फ्लेशन। अच्छा, ग्लोबल इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा जो है वो कभी नहीं हुई है। तो उन्होंने उनकी इकोनॉमीज में इतना इन्फ्लेशन झटका लगा ही नहीं है। 4 से 6% इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में आती है, जैसे कहते हैं ना कि आती जाती रहती है। तो और इकोनॉमी अंडरस्टैंड्स हाउ टू डील विद इट। यूएस में इतनी नहीं आती है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे ब्याज दर इतनी ज़्यादा बढ़ी, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, दैट इकोनॉमी स्ट्रगलिंग टू कोप अप विद सच हाई इन्फ्लेशन। इन सब के बीच अब अगले साल की जो कहानी होगी वो हमारे घरेलू फ्रंट पर बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, क्योंकि एक तो चुनावी साल होगा और दूसरा अब की बार बजट में भी हमने देखा कि कुछ खास नया नहीं किया गया। जो सरकार की ऑलरेडी चल रही नीतियां थी उन्हीं को पूरा करने पर फोकस किया गया। लेकिन अब इस साल का जो आखिरी 6 महीना है, जो सेकंड हाफ है, वो काफ़ी अहम रहेगा। तो सरकार की नीतियों के लिहाज से और बाजार की चाल के लिहाज से, ब्याज दरों के लिहाज से सेकंड हाफ क्या क्या मायने रखता है? आपकी जो नज़र है वो किन किन बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स पे रहेगी? इंटरिम बजट रहेगा आपकी बार मेरे ख्याल से फरवरी में भी अगले साल, तो अकाउंट आएगा। हाँ, तो फिर उसमें भी कुछ खास ऐलानों की क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए, या अमूमन तो कुछ खास होता नहीं है? किस तरह से रूपरेखा बदलेगी? देखिए मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ के अंदर में ग्लोबल क्लैरिटी आ जाएगी कि इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जा रही हैं। इंटरेस्ट रेट्स यूएस में भी पीक हो रही हैं। इंटरेस्ट रेट्स प्ले अ वेरी लार्ज रोल इन मार्केट वैल्यूएशन। बफेट साहब ने कहा इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक ग्रेविटी, जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट है उतना मार्केट नीचे गिरेगा। तो मार्केट को पता लग जाएगा इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली और लोकली कहाँ जा रही है, इस पर क्लैरिटी आ जाएगी। मॉनसून नहीं होता है, बारिश नहीं होती, वो बात अलग है, वो हमारे और कोई ग्लोबल ब्लो अप नहीं होता है। किसी को नहीं पता था 3 साल पहले कोविड आएगा, किसी को नहीं पता था यूक्रेन और रशिया का वॉर होगा, किसी को नहीं पता था कि एसवीबी बैंक की समस्या आ सकती है। तो वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो हमें नहीं पता है, हम नहीं बता सकते हैं। मगर एक पैटर्न की बात करें, इफ ऑल गोज एज पर व्हाट द हिस्टोरिकल पैटर्न्स आर, इंटरेस्ट रेट पीक होगी। कितनी गिरेगी वो डिबेट है, मगर पीक होगी। सेकंड, सरकार की स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ेगी। इलेक्शन ईयर से पहले हमेशा सरकार की स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ती है। इस समय रूरल इकोनॉमी में स्ट्रेस है, कंजम्पशन नीचे है। नरेगा का डेटा अगर हम देखें कि किस प्रकार की रूरल डिमांड के इंडिकेटर्स आ रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रेस है। तो मुझे लगता है रूरल इकोनॉमी को लेकर के सरकार कुछ करेगी। इलेक्शन ईयर अगले साल है, आपको 6-8 महीने पहले काम करना पड़ता है, तभी आपको मार्च अप्रैल तक माहौल बनता है। तो 6 महीना लैग इफेक्ट से चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ ज़रूर होना चाहिए। तीसरा, अगर कमोडिटी प्राइसेस फ्रीक हो जाती हैं तो कमोडिटी कंज्यूमर्स विल बेनिफिट। बैंक्स, मुझे लगता है कि आज हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन से बात करी थी, वो तो काफ़ी अच्छी खासी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक सेक्टर्स, बैंक्स, इनमें फोकस रखना चाहिए। आपको जो अवॉइड करना चाहिए ग्लोबल सेक्टर्स, अच्छा, आईटी।